अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और जनाब अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज ना हमने कुछ ज़िंदगी के हवाले से बात करनी है कि ज़िंदगी में ना सबसे जो अहम चीज़ है वो हमारा और आपका रवैया होता है। आपका वो एटीट्यूड है जिससे आप ज़िंदगी को देखते हैं। आप लाइफ कैसे गुजारेंगे, कैसे नहीं गुजारेंगे, इस बात का फ़ैसला इस चीज़ से नहीं होगा कि आप क्या हासिल करेंगे और क्या नहीं करेंगे, बल्कि इस चीज़ से होगा कि आप कैसे करेंगे, किस तरह की सोच के साथ करेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो हमें मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी नाखुश होते हैं, अधूरे होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी दौलत तो नहीं कमाई होगी, बड़ा घर भी नहीं होगा, मगर वो ज़िंदगी में खुश ज़रूर होंगे और उनके घर में सुकून ज़रूर होगा, उनकी ज़ात में इत्मीनान ज़रूर होगा। जो उनके दिल में नहीं है वो जो चीज़ों को गलत ज़ावियों से देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में अप्रोच जो है ना हमारी दुरुस्त रखनी चाहिए, हमें अपना पर्सपेक्टिव दुरुस्त रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बड़ी कॉमन सी गलती है कि वो मादा परस्ती की तरफ भागते हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते हैं। उनकी कोशिश बस ये होती है अपनी लाइफ में कि वो हर चीज़ बस ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लें या किसी दूसरे से पीछे ना रहें। जबकि दूसरी जानिब ऐसे लोग भी हमें ज़िंदगी में नज़र आते हैं जो बिल्कुल मुनफरिद होते हैं उन लोगों से, जो कोशिश तो उनके बराबर की करते हैं, ख्वाब भी उनके जैसे देखते हैं, मगर उनमें फ़र्क बस इतना होता है कि वो हस्बे ज़रूरत देखते हैं, वो अपनी शख्सियत के मुताबिक ख्वाहिश करते हैं, वो किसी भी चीज़ का जो पीछा है वो करते हैं तो ये भी नज़र ज़रूर रखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उस चीज़ की अहमियत कितनी है। उन्हें किसी से आगे निकलने की या किसी से पीछे रहने की फ़िक्र नहीं होती है, बल्कि वो अपना सारा फोकस इस बात पर रखते हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। उनके जहन में बस एक ही सवाल होता है कि कहीं हम इस सामने पड़ी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत तो नहीं दे रहे हैं, और कहीं वो चीज़ जिसे हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं उसकी वक़्त, उसकी अहमियत ज़्यादा तो नहीं है। जैसे ये जानते हैं कि उनके लिए दौलत की बजाय सुकून अहम होता है, जबकि इसी वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं वो ये तसव्वुर कर रहे होते हैं कि सुकून तो सिर्फ दौलत में ही है। जबकि दौलत में सुकून होता ना, मुझे लगता है कि तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे सुसाइड रेशो इतनी ज़्यादा कभी ना होती। मशरक़ी और मगरबी ममालिक में अगर सुसाइड रेशो का फ़र्क इस कदर ज़्यादा है ना, तो इसके पीछे भी यही वजह है कि वहाँ के और यहाँ के लोग इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को बहुत ही मुख्तलिफ़ नज़र से देखते हैं। इवन दो कि एक घर में अगर 5 लोग भी रह रहे हैं तो उनका ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो फिर तो वो तो एक अलग मुल्क के लोग हैं। ये छोटा सा फ़र्क है हमारी ओवरऑल लाइफ में एक बहुत बड़े फ़र्क की सूरत में सामने आता है। कामयाब लोग जो होते हैं ना वो एतदाल से काम लेते हैं और हकीकत की ज़िंदगी जीते हैं। यही वजह है कि कोई नुकसान उन्हें अंदर से खोखला नहीं करता है, ना कोई कामयाबी उन्हें आसमान पर ले जाती है। ऐसा इसलिए है कि वक्त के साथ साथ ना उनकी जो शख्सियत है वो भी तामीर होती है, उनकी ज़ात का मयार बुलंद होता जाता है, जिससे एक मज़बूत किरदार तश्कील पाता है। जबकि ये किरदार ही वो चीज़ है जो गैर मुतवाज़न लोगों की ज़िंदगी में नहीं बन पाता है। तो इसलिए आपने यही कोशिश करनी है कि जनाब आपने ज़िंदगी को जीना है, अच्छे तरीके से जीना है, लेकिन जो आपकी सिमत है ना उसको पहले आइडेंटिफाई कर लें कि आपको किस सिमत में जाना है, आपको किन लोगों में अपने आप को ठहराना है, वो आपके लिए सही हैं, आपकी कामयाबी के रास्ते में वो
कोई मुश्किल हल तो नहीं कर सकते हैं, वो आपको रोक तो नहीं सकते हैं, या वो आपकी कामयाबी की सीढ़ी बनने में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके इर्द गिर्द आपका माहौल कैसा है, उस माहौल में रहने वाले लोग कैसे हैं, वो आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, वो आपके मुस्तकबिल के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। ये आपकी बड़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है। तो इसलिए बहुत सी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, इत्तेदाल पसंद रहना चाहिए हमें। और जितने भी ख्वाब देख रहे हैं ना, वो ये सोच के देखें कि हमने उसके लिए मेहनत खुद ही करनी है। आप ये नहीं है कि आप अपने से ऊपर के लोगों को देख रहे हैं, अपने से नीचे लोगों को भी देखा करें, फिर अपने आप का मुवाजना किया करें। और हमेशा अपने से नीचे लोगों के साथ अपना मुवाजना करना है, ना कि अपने से ऊपर लोगों के साथ। अपने से ऊपर लोगों के साथ मुवाजना करेंगे, अपना कंपटीशन रखेंगे, तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। एटलीस्ट जब हम अपने से नीचे लोगों का अपने साथ देखते हैं या उनकी ज़िंदगी देखते हैं, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने जो हमें दिया है बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा नवाजा है, जिसके हम कह लें कि रवादार भी नहीं है, और वो फिर भी हमें नवाजता ही जा रहा है। तो इसलिए शुक्रगुजार बनना है तो अपने से नीचे लोगों को देखें, उनकी मदद किया करें, तो हम भी आगे बढ़ते हैं। और जनाब ये समझ लेना चाहिए कि खाना पकाने में गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन उन गलतियों से दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। वैसे भी ज़िंदगी में भी गलतियाँ आम से होती हैं, तो हम उस पर रूठ के या बैठ तो नहीं जाते ना, हम अपनी ज़िंदगी का फिर भी वो जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। तो ख़वातीन को चाहिए कि वो अब खाना पकाने की तरकीबों वाली जो किताबें हैं ना, उसको ख़रीदना छोड़कर अमली तौर पर खाना पकाना शुरू कर दें। और कहते हैं कि खाना पकाना एक बहुत ही भरपूर किस्म का एक फ़न है। जिस तरह मुसव्वर के पास महदूद रंग होते हैं और मौसीकार के पास महदूद धुनें होती हैं, इसी तरह जो शेफ़ होते हैं उनके पास भी जायके का महदूद ख़जाना होता है, जिसे वो वुसअत देने के तजुर्बे करते हैं। लेकिन असल कमाल उन रंगों, सुरों या जायकों के मेज़बान या तवाज़ुन का है, जिसे एक माहिर के हिस्स, ढंग और जो तजुर्बा है वही निखार का रूप देता है। कुछ लोग साला साल खाना पकाते हैं, लेकिन उनकी कह लें कि कारीगरी अधूरी रहती है। ना तजुर्बाकार जो बावर्ची हैं, जो शेफ़्स होते हैं, इस शुगल से फिर बेजार आ जाते हैं और वो इस काम को बस फिर एक मज़दूरी समझने लगते हैं। और सीखने वाले खाना पकाना शुरू करना चाहते हैं ना, लेकिन सोचते हैं कि कैसे और कहाँ से सीखें, और यूँ खाना पकाना शुरू करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। तो आज का सेगमेंट ख़ास करके उन ख़वातीन के लिए जो खाना पकाना सीखना चाहती हैं, उनके लिए अच्छी सी टिप्स के साथ साथ आपको आज मैंने शेफ़ सुमेरा से भी मिलवाना है और उनसे जानेंगे भी कि ख़वातीन का बतौर शेफ़ काम करना कैसा तजुर्बा रहा उनका, और क्या ये शोबा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में अपना किरदार अदा करता है या नहीं करता है। इस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ शेफ़ सुमेरा सिद्दीक बलोच मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में। सुमेरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सुमेरा, सबसे पहले तो बताइए कि खाना बनाना, मतलब हर चीज़ ही कहते हैं कि एक आर्ट होती है, तो खाना बनाना भी तो एक आर्ट होगा। तो आपको ये आर्ट कब से पसंद था और कब से शुरू किया आपने ये आर्ट? खाना बनाना बिल्कुल एक आर्ट है। हाँ। और अगर मैं बिल्कुल आपके साथ ऑनेस्ट बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। शौक बचपन में, हाँ, अच्छा। जो सब कहते हैं ना कि इस फील्ड में आए हैं तो हमें तो बचपन से शौक होगा था कि कुछ ना कुछ बनाने का। तो हाँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं शौक था। मेरी सिस्टर बनाती थी, मदर अच्छा। बनाती थी, और मैं बिल्कुल किचन से भागती थी। लाइकवाइज तो किचन से भागती थी। लेकिन जब सिस्टर की जब शादी का टाइम आया तो मेरी अम्मा ने कहा कि अब तुम आ जाओ। तो फिर इस तरह से, लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता था कि मैं बना लूँगी। लाइक अम्मी अगर कहती भी थी ना कि किचन में जाओ, जाके करो, देखो, तो मैं कहती थी मैं बना लूँगी। जब अपने पे पड़ेगी तो बना लूँगी। तो वो फिर जब ऐसे ही हुआ कि बहन की शादी से पहले थोड़ा सा किचन को मैंने अपना समझा। हाँ। तो फिर वो स्टार्ट किया, थोड़ी सी घर की जो बेसिक चीज़ें थी करना शुरू की। उसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक आता गया। फिर जब वही जिस चीज़ से आप भागते हैं ना, तो वो आपकी लाइफ में आती है। हाँ, जब मेरी शादी तो मेरे हस्बैंड को खाना खाने का बहुत शौक था, और अच्छा खाना खाने का।
तो फिर उनको भी देख के होता था अच्छा भी कुछ बनाना है, कुछ न्यू डिशेस ट्राई करें। तो इसी तरह इस फील्ड में आ गई। फिर एक्चुअली हम सऊदी अरब में रहते थे, मेरी फैमिली वहाँ होती थी। अच्छा। फिर जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो मुझे था कि कुछ करने को हो मेरे पास ना घर में, क्योंकि आदत नहीं थी घर में फारिग बैठना। तो फिर इसी तरह मुझे एक इंस्टीट्यूट का पता चला, वहाँ से मैंने फिर कुकिंग कोर्स किया। अच्छा। देन वहाँ से बड़ा अच्छा मेरा रिस्पॉन्स था। एक लाइक स्टूडेंट थी, कुछ मैंने इन कंपटीशन किए इंटरनेशनली। ओके। तो वहाँ से मेडल्स वगैरह विन किए। तो फिर मुझे ऑफ़र भी होगी साथ ही जॉब की। तो बस तब से ये सिलसिला स्टार्ट है। तो मतलब इस प्रोफेशन में कितनी देर होगी है, कितने साल हो गए मुझे एज ए जॉब करते हुए माशाल्लाह से 6 to 7 इयर्स हो गए हैं। 6 to 7 इयर्स हो गए हैं। जी। तो अब आप हर किस्म की कुजीन बना लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात है। तो मतलब जैसे आपने अपना वक्त गुजारा सऊदीया में भी और पाकिस्तान में भी आपने गुजारा वक्त, तो वहाँ पर क्या सऊदीया की कुजीन किस तरह की थी, वो बनाने की कोशिश की, वो कुछ समझने की कोशिश की, या वहाँ पर भी पाकिस्तानी खाने ही बन रहे होते थे? नहीं बिल्कुल वहाँ पर सऊदीया की कुजीन बहुत मज़े की है। अरबिक डिशेस नो डाउट के उनका एक अपना टेस्ट है। हाँ। वो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप, क्योंकि हम थोड़ा सा तीखा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। तो मैंने बिल्कुल ट्राई की, वहाँ पर भी करती थी। और क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने अपनी कहने ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा वहाँ गुजारा है, तो हमारा खुद टेस्ट डेवलप हो चुका था वहाँ के खानों से। तो अभी भी हमारी फैमिली में अभी भी स्पाइसी फूड कम खाया जाता है। तो फिर वो पाकिस्तान में भी ट्राई किए हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं हर कुजीन। तो फिर पाकिस्तान में भी हम ट्राई करते हैं। अच्छा, वो सऊदीया वाली जो कुजीन है, अराबिक कुजीन, वो भी ट्राई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर अगर मैं एज अ शेफ़ बोलूँ या पूछूँ आपसे, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, ये बच्चे देख रहे हैं हमें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो एक शेफ़ बनने में, एक प्रॉपर शेफ़ बनने में कितना अरसा लगता है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको सीखते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम लोग क्लासेस वगैरह देते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, और कुछ होते हैं कि जस्ट उन्होंने बाहर चले जाना है तो हमें इसके लिए डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा। तो मतलब डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं लोग ना। तो डिपेंड करता है कि अगर आप वाकई अपनी फील्ड में, इस फील्ड को वाकई आप सीरियसली ले रहे हैं, तो और सबसे जो मेन इसमें चीज़ है ना, वो प्रैक्टिस है। अच्छा। कि आपने सीख लिया है, आप क्लास लेके चले गए हैं, आपने सीख के, तो आपने घर जाके प्रैक्टिस नहीं की या वही बुक्स बंद करके रख दी हैं। हाँ। तो वो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं और साथ न्यू अपनी डिशेस को आप इन्वेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। ज़रूरी नहीं होता, हम अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं कि हम आपको बेस बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं, तो उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आपने इसके साथ किस तरह से प्ले करना है, किस तरह से नई डिशेस आपने लेके आनी है। अच्छा। तो आप ये ना कीजिए कि जस्ट अगर आपको वो कहते हैं ना कि एक चीज़ बस जैसे कह दी कि यहीं बैठे रहना या एक कलम से कर दिया तो आपने आगे कभी कोशिश नहीं करनी। बिल्कुल वो नहीं करना। तो फिर इससे ये कि टाइम लग जाता है। कुछ बच्चे जल्दी इसको पिकअप करके आगे निकल जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है ना कि आप कितने अच्छे लर्नर हैं। बिल्कुल ठीक है, पिक कितने अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा, दूसरा, आपने कितनी डिशेज हैं जो इन्वेंट की हैं, ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके फिर वो एट द एंड उसका आउटकम इतना अच्छा निकलता है कि वो अच्छी डिश बन जाती है? अब तो याद नहीं है क्योंकि कभी काउंट नहीं की है कि कितनी डिशेज हैं। लेकिन मतलब इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है? हाँ बिल्कुल किया है, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना तो हमें फिर एक्सपेरिमेंटल कोई चीज़ आपको खेलना पड़ता है कि ये डिश बनानी है तो उसके साथ ये आपको ग्रेवी देनी है या प्यूरी देनी है, तो वो फिर आपको करना पड़ता है। तो मतलब वो क्या फॉर इंस्टेंस, मतलब उस टाइम फ़ौरन से वो चीज़ें सारी सोचनी पड़ती हैं या ऑलरेडी एक माइंड में होता है कि अच्छा हमने ये भी चीज़ की हुई है, इसका मिक्सचर होगा तो इस तरह हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी? वो उस टाइम क्या चल रहा होता है माइंड में? नहीं बिल्कुल उसी टाइम तो बहुत मुश्किल होता है वो। अच्छा। तो फिर वो एक होता है ना
आता है एक मैजिक बॉक्स या वो मिस्ट्री के आपने उसके अंदर आपको चीजें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपने उनके साथ बनाना है। लेकिन इसमें अगर आप किसी के कंपटीशन में जाते हैं तो आपका डिसाइडेड होता है, आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, आपके पास टाइम होता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है। फिर हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं, हम 2-3 डिशेस बनाते हैं, फिर जो सबसे अच्छी हमारी फाइनलाइज होती है तो फिर उसको हम फिर आगे लेके चलते हैं। तो उसी वक्त तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि इंग्रेडिएंट्स भी आपके पास वही ना। तो अमूमन अगर देखा जाए तो आपने भी ऑब्वियसली घर में भी आपने हमारी औरतें वैसे भी घर में खाना बनाती हैं, फिर प्रोफेशनली भी वो एज अ शेफ़ इस चीज़ को आगे परसू करती हैं। लेकिन औरतों को अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, लेडीज़ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है औरतों के लिए। मुश्किल इस तरह से है, इस लिहाज से है कि हमारे लिए ना टाइम मैनेजमेंट को लेके मुश्किल होती है कि टाइम मैनेज करना। आप फैमिली में अगर हैं तो आप इतनी देर बाहर कैसे रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ आती है। अच्छा। कि क्योंकि आपको पता है ये ड्यूटी 9 to 5 आपसे हाँ वो तो टाइम उसमें आपको करना। हाँ, कुछ लेडीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं प्रोफेशनल लाइफ में, फील्ड में जाके बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो ये कि देखिए थोड़ा सा उनको आता है क्योंकि आपको पता है वैसे भी ये मर्दों की दुनिया है, तो जहाँ पर थोड़े से लेडीज़ बीच में आ जाती हैं तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। अच्छा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप नहीं कर सकते। आपके घर में अगर आपको परमिशन है। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब किस तरह, मतलब इसका बिजनेस एज अ बिजनेस इसको किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं? जो ख़वातीन हैं जिनके पास बड़ी अच्छी वाले स्किल्स हैं, वो बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, लेकिन वो रह जाती हैं कि जी नहीं हम कैसे शुरू करें, हम कैसे बिजनेस अपना करें, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करें, हम लोग बाहर तो नहीं जा सकते हैं। तो उन्हें क्या टिप्स देंगी आप सुमेरा? देखिए घर में तो वाकई नो डाउट कि आप होम बेस्ड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, नेट है, इंटरनेट वगैरह सब कुछ। तो आप घर में बैठ के लेडीज़ कर रही हैं, बहुत सारी कर रही हैं, और जो करना चाहती हैं वो बिल्कुल कर सकती हैं। उनको कोई इसमें वो नहीं कि हम किस तरह करें। आप देखें, आप अपनी अगर आपके पास स्किल्स है ना तो फिर आप उसमें देखिए, सबसे पहले तो अपना गोल सेट करें कि हमें क्या चीज़ें अच्छी बनानी आती हैं, ठीक है। उसको फिर आप मार्केट में सर्च करें, आप अपने मार्केट में देखें कि उसके प्राइजेस क्या हैं। अच्छा। देन आप अपनी सराउंडिंग में देखें कि अगर आप रह रहे हो, आपके सराउंडिंग में कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं, तो आप उनको फिर टारगेट बनाएं कि हाँ जी हम ये लोग हमारे पास आएंगे या ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिर वो उसको लेके प्राइस सेट करें और देखें कि कौन सी चीज़, जैसे देखें अब ऑफिस में डिनर या लंच का ऑलमोस्ट लंच, तो हम तो वही पाकिस्तानी डिशेज ही खाते हैं या चाइनीज़ हो गया, तो आप उसको लेके अपना एक मेन्यू डिसाइड कीजिए। और थोड़ा सा शुरू में देखिए, बिल्कुल हर चीज़ का शुरू में प्रॉफिट नहीं आता। हाँ जी ऐसे ही है। अगर हम समझे ना कि बस मैं आज ये काम मैंने शुरू किया और हाँ आज ही मुझे 100% प्रॉफिट आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ी हिम्मत करके करनी पड़ेगा। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह से अपने नेबर्स में देना शुरू करें, थोड़ा सा उनको लोहाई करें तो हो जाता है। फिर सबसे अच्छा होता है कि आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, टीचर्स को आप अपने खाने टेस्ट करवाएं। अच्छा। आप बर्थडे जैसे अब मैं बेकिंग का भी करती हूँ, केक्स भी कस्टमाइज बनाती हूँ। तो अब जैसे मेरी बेटी के स्कूल में कोई बर्थडे होती है तो मैं केक सेंड कर देती हूँ। तो वो जब सब टेस्ट करते हैं तो वो एक फ़ौरन क्लिक होता है, हाँ जी ये कहाँ से बनाया है, और अच्छा आपकी मदर ने बनाया, चला जाए हमें कॉन्टेक्ट नंबर दें। तो इस तरह से आप आगे फिर ना मूव ऑन करते जाते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये करना पड़ेगा ना, बिल्कुल तो हम घर बैठे हैं और हम कह के आके हमारा खुद से ही कस्टमर्स आ जाए तो ऐसे नहीं पता चलेगा। तो अब तो बहुत सारे इस तरह के वेज हैं कि आप अपना काम आगे लेके चलो और इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसमें प्रोग्रेस मिलेगी। अच्छा, मतलब इस होटल इंडस्ट्री में या इस आपकी वाली इंडस्ट्री में इतनी अभी भी कैपेसिटी है कि और औरतें जो है इसको ज्वाइन कर सकती हैं? बिल्कुल इसमें कमी नहीं है अभी। अच्छा। औरतें ज्वाइन कर सकती हैं, मर्द हजरात तो वैसे ही हैं, लेकिन औरतें तो बिल्कुल पीछे नहीं है ना किसी भी चीज़ में, और होना भी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल है कि अब देखिए डेली बेसिस पर हमारे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं, तो कुछ पाकिस्तान में इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं, और जो बाहर जाते हैं वो माशाल्लाह फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो है बिल्कुल।
तो एक बड़ा हर शोबे में ना, हर फील्ड में ये इस चीज़ का बोला जाता है कि जी औरतों को ना जितना वो काम करती हैं या मर्दों की निस्बत ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है, उस तरह की तनख्वाह नहीं मिलती, मुनासिब तनख्वाह नहीं मिलती है। तो क्या इस फील्ड में पाकिस्तान में तनख्वाह मिलती है मुनासिब के नहीं? औरतों की बात करें, हाँ, औरतों के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि बाकी शोबों में भी यही कहा जाता है कि औरतों को इतना पे स्केल उनका अच्छा नहीं होता है, तो इसमें भी ऐसे ही है या इसमें सही है? हाँ देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट पे हैं। अच्छा, ना, इसमें भी कैटेगरीज होती हैं ना, लाइक आप हेड शेफ हैं, आप सूस शेफ हैं, आप शेफ द पार्टी हैं, मतलब लंबी लाइन है इसमें। आप एज अ ट्रेनी हैं, आप हेल्पर हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से फिर उनकी जो पे है वो होती है, अच्छी भी मिलती है नो डाउट। जो अगर आप ऑन कर रही हैं, आपका एक रेस्टोरेंट है, आप उसकी हेड शेफ हैं, तो फिर तो सारा कुछ आपके हाथ में है ना, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कम मिलती है। लेकिन वही जिस तरह से हर फील्ड में होता है, हर शोबे में है कि आपको आपके काम के हवाले से पे मिलती है, तो ज़रूर मिलती है। फिर अच्छा। तरक्की भी आगे होती है, आप आगे बढ़ते हैं, आपको प्रमोशंस मिलते रहते हैं, तो नो डाउट मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि लेडीज़ के लिए इसमें बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है कि पे भी नहीं अच्छी मिलती, सिर्फ आपके काम पे है। काम पे है, सही कि आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो, उसके हवाले से आपकी जो पे स्केल है वो बढ़ता जाता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि सुमेरा, इतनी जो है ना महंगाई होगी यहाँ पे पाकिस्तान में, अगर देखा जाए तो अच्छा खाने का दिल भी करता है, लेकिन बाहर भी जाएं तो रेस्टोरेंट में भी इतनी महंगाई है, वहाँ पे एक डिश में ही मतलब एक डिश थोड़ी सी होती है लेकिन वो इतने ज़्यादा पैसे की होती है कि दिल नहीं करता है। घर पे हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि कम खर्च में अच्छा खाना बनाना मुमकिन है घर में? बिल्कुल है, घर में तो आपको पता है ना, सेविंग ही घर से होती है। ये तो हम अब मैं अगर बोलूँगी तो मेरे कोलीग्स कहेंगे तो तुम तो रेस्टोरेंट बंद करवा रही हो। अच्छा। लेकिन नहीं, बिल्कुल आप घर में बिल्कुल सेविंग कर सकते हैं। देखिए, घर में ये होता है ना कि हमारी अगर चीज़ लेफ़्ट ओवर भी है, हाँ, तो हम उसको कुछ और कर सकते हैं। लाइक जैसे कोई चिकन का सालन बच गया तो हम उसको नेक्स्ट डे पुलाव में शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी एक सेविंग हो जाती है। अदर और दूसरा ये कि आपका वेस्ट नहीं होता खाना। आप एक दफ़ा चीज़ें लेके आते हो और आप उसमें ग्रोसरी आपकी एक दफ़ा होगी तो आप उसमें पूरा महीना, हाँ, वेजिटेबल्स हो गई या इस तरह की चीज़ें जो डेली बेसिस पर या एक दिन छोड़कर आ जाती हैं। लेकिन आपने अब देखें, हमने रेस्टोरेंट में जाना है तो हमने एक डिश का इतना पे करना है, हाँ, और उसी में आप अगर देखें तो आप 2-3 दिन की चीज़ें आराम से लेके आ सकते हैं। हाँ। तो बिल्कुल घर में हम सेविंग कर सकते हैं। घर में बच्चों को भी कोशिश यही करनी चाहिए कि लंच बॉक्स में घर में आप मदर्स बनाएं, जैसे बच्चे शौक से नगेट्स और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो आप घर में वो बना के फ्रीज़ कर लीजिए और उसको आप अपने बच्चों को दें। अच्छा, तो ये सेविंग का ही एक तरीका है ना। मतलब और दूसरा ये कि लास्टली ये पूछूंगी, जो रेसिपी बुक्स होती हैं, क्या वो ठीक होती हैं उसे देखकर जो ख़वातीन है हमारे घर में? क्योंकि ये बहुत पुराना हमारा ट्रेडिशन है कि रेसिपी, मुझे पता है कि घर में हमारी रेसिपी बुक्स आती थी, उससे देख देख के हमारी माएँ बहनें जो बना रही होती थी, तो ये ठीक होती हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें सही रेसिपीज लिखी भी होती हैं, कभी कभी तो बहुत ख़राब हो जाती है। अच्छा, सब में नहीं कहूँगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट थी या कहने के पहले हम भी रेसिपीज़ देख के ट्राई करते थे, बल्कि मेरी सिस्टर को भी यही शौक था, तो वो भी रेसिपीज देख के तो अच्छी हैं, लेकिन फॉलो करें उसको उसी तरह से आप करें तो बिल्कुल फिर वो सही हो जाता है। ठीक है जी। दूसरा ये है कि आपके हाथ का भी एक जायका होता है, वो भी बड़ा डिपेंड करता है। तो हमारे साथ सुमेरा सिद्दीक बलोच मौजूद थी, शेफ़ हैं, और इस हवाले से हमने बात की है। तो सुमेरा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई, और इसी हवाले से एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, महंगी खाद, महंगा बारदाना और फिर महंगी बिजली देकर पंजाब हुकूमत ने रवा साल पहले गंदम पॉलिसी पर किसानों को बेयार मददगार छोड़ा, और फिर किसानों को बराह रास्त 30 अरब रुपए का नुकसान भी पहुंचा दिया गया। और पंजाब हुकूमत ने गंदम के मामले पर नई हिकमत अमली तय तो कर ली है, लेकिन जो नुकसान किसान का हो चुका है उसे कोई भी सब्सिडी नहीं भर सकती है।
किसानों को फ्री मंथ सब्सिडी देने के फैसले पर गौर शुरू कर दिया गया है और जबकि बैनुल सूबाई गंदम की फ़रोख्त पर से पाबंदी भी उठा ली गई है। और अगर तफसीलात के हवाले से आपको बताऊं तो गंदम की जो इमदादी कीमत है वो 3900 रुपये मुकर्रर करके किसानों को 30 अरब रुपए का बराह रास्त नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि आम मार्केट में हालात इससे भी बदतर हैं। पंजाब में गंदम की ख़रीदारी का हदफ भी पिछले साल के निस्बत 50% कम रखा गया है। इमदादी कीमत और ख़रीदारी का हदफ कम होने पर किसान सड़कों पर निकल आए और कल सारा दिन हमने देखा कि मॉल रोड और लाहौर के एंट्री पॉइंट्स जो थे वो मैदान जंग बने रहे थे। पुलिस ने बड़ी तादाद में किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया और पंजाब के गोदामों में 23 लाख मैट्रिक टन गंदम पहले से ही मौजूद है। गोदामों में मज़ीद 40 लाख मैट्रिक टन गंदम नहीं रखी जा सकती है और गंदम की जो इमदादी कीमत है और हदफ है उसमें कमी पर किसानों ने वज़ीर आज़म को भी खतूत लिखे हैं और वज़ीर आज़म ने किसानों की मदद करते हुए सिर्फ पास्को को गंदम ख़रीदारी का हदफ जो है वो बढ़ाने का हुक्म दिया है। जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो वो ताहाल मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर ही कर रही है। हतमी ऐलान जल्द मुतवक्के है, जिसके बाद किसानों के साथ जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने का भी इम्कान है और फिर देखा जाएगा कि इसका हल क्या निकलता है। तो इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं, कल सूरत हाल क्या रही, एहतजाज किया गया किसान रहनुमाओं की तरफ से, उसका कोई आउटकम आया या नहीं आया, तो इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, एक तो इतना भारी नुकसान पहुंचा पहले किसानों को, उसके बाद वो मदावा करने के लिए, वो अपनी इल्तिजा सुनाने के लिए रोड्स पर आए, एहतजाज किया, जो कि उनका एक हक भी है। उन्होंने एहतजाज किया और उसके बाद उनकी ही गिरफ्तारियाँ हुई और उन्हीं के ऊपर मुकदमात हुए। ये हो क्या रहा है? ये किस चीज़ का जो है ना उनके साथ कोई बदला लिया जा रहा है किसानों के साथ कि पहले उनका नुकसान किया इतना ज़्यादा और अब उनके ऊपर ही मुकदमात और उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं? मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, चूँकि फसल जो है वो तैयार थी और आपको याद ही होगा कि जी पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है जैसे ही नई वज़ीर आला पंजाब आई तो अभी तकरीबन उनको 2 माह हुए हैं। मगर इस वाले से जो एक, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जो एक पॉलिसी होती है उसको देखते हैं अब क्या बनेगा, कैसे होगा। वो जो नए लोग आते हैं नई गवर्नमेंट में, उसको फिर ब्यूरोक्रेसी किस तरह से बताती है, ये उन्हीं के ऊपर होता है। हाँ जी, ऐसे है। अब किसान जो है वो गरीब आदमी है, जिसमें आप देखें ना तकरीबन 3,85,000 से ज़ायद दरखास्तें मसूल हुई, उसमें से 1,19,000 85% बनते हैं। अच्छा। जिनकी दरखास्तें एलिजिबल हुई हैं और जो नॉट एलिजिबल हुए हैं वो 2 लाख से ज़ायद हैं, यानी कि वो 15% बनते हैं। अमीर लोग हैं, अमीर किसान हैं। अच्छा। जिनके ऊपर आजकल ये जंग चल रही है। अच्छा। क्योंकि उन लोगों की जो ग्रोवर हैं जिनकी दरखास्तें मसूल हुई थी, उनमें से 6 एकड़ ज़मीन के जो मालिक थे वो 1,19,000 के करीब थे। अच्छा। अब ये 85% बनते हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है। सही, उनकी जो बारदाना ऐप है ये कह रही है, उनको ये जो है वो बारदाना देना चाहते हैं। मगर मकसद ये है कि अब अप्रैल के महीने में पिछले कई सालों की निस्बत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से उनकी गंदम में नमी आ चुकी है। अब नमी वाली गंदम गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये अपने गोदामों में रखेगी तो गंदम ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। पूरा साल उससे निकालना होता है। अब यहाँ पर आकर ना जो एक डेडलॉक जो है ना, वो एक तो ये डेडलॉक है टेक्निकल। अच्छा, दूसरा ये है कि 3900 गंदम रख ली। अब जिसके ऊपर ववेला मचा हुआ है, ववेला ये है कि कल पंजाब असम्बली में भी डिस्कशन, कौमी असम्बली में भी डिस्कशन, वज़ीर आज़म को भी ये खतूत लिखे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मानते हैं इस बात को, तफ्तीश इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया कि भाई गंदम किसने इंपोर्ट की, जिसने इंपोर्ट की उसको हाजिर किया जाए। अच्छा, हाजिर क्या करना, सब कुछ तो पता है। निगरान गवर्नमेंट ने जो है वो गंदम इंपोर्ट की और वो जो है वो हदफ से ज़ायद इंपोर्ट कर ली। इनके फ़र्ज़ करें 10 लाख मैट्रिक टन गंदम की इजाज़त मिली, उन्होंने नहीं उन्होंने 25 से 32 लाख जो है वो गंदम इंपोर्ट कर ली है। यानी कि आपकी गवर्नमेंट पंजाब के पास 23 लाख गंदम मौजूद है इस वक्त। वाफिर गंदम जो है वो सरप्लस गंदम जो है वो आपके गोदामों में पड़ी हुई है। तो आपकी 30-32 लाख गंदम जो है वो इंपोर्ट होकर मार्केट में आ चुकी है और उसी दौरान आपकी फसल जो है ग्रोवर लेकर भी हो गई है। वाह जी वाह। अब 3 जो ये लोग हैं, जिसमें से बेचारा किसान जिसके लिए 3900 रुपये रेट करके पिछली निगरान गवर्नमेंट ने मार्का मारा कि जी आपको बड़ा अच्छा रेट दे दिया। रेट तो बहुत अच्छा है।
अब मुझे बताएं, आपके ही शहर में, आपके इर्द गिर्द के शहरों में, ज़िलों में, पंजाब में 3200 रुपये, 3000, 2800 रुपये फी मन गंदम बिक रही है, और गवर्नमेंट किस तरह से 39 रुपये गंदम लेगी? किसान को तो फिर सब्सिडाइज किया जाएगा ना, कि 600-400 के इनको एक जगह पर ला करके जी हम आपको 600-400 रुपये तक सब्सिडाइज करते हैं, लेंगे 3900 रुपये, मगर आपसे हम सस्ती गंदम लेंगे 3200-3400 के हिसाब से, मगर सब्सिडाइज जो है रेट साथ रखेंगे और आप हमें गंदम दें। मगर अभी तक ये भी फैसला नहीं हुआ। अब ये फैसला होना था हफ्ते को, ये फैसला होना था इतवार को, ये फैसला होना था पीर नहीं, को। तो क्यों नहीं वुज़रा हो सका? वुज़रा कमेटी गायब। क्यों? अब कल कहाँ पर है हमारे कल वुज़रा? हुकूमती और अपोजिशन लोग एक ही एजेंडे पे आ गए। हाँ जी, और किसानों के हवाले से। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों एक ही एजेंडे पे दोनों एक ही एजेंडे पे आ गए। अब देखें स्पीकर साहब क्या कह रहे हैं, हुकूमत ये करे। हाँ जी, स्पीकर साहब की जो बैठे हुए हैं वो भी तो वो भी हुकूमत के ही हुकूमत नुमाइंदे जल्द अज जल्द फैसला करके हाँ। आज हमें बताए। हाँ। अब लोग इसी इंतजार में हैं, क्या बताना है, आगे पीछे तो रेट निकलता था, पता नहीं चलता था। पॉलिसी नहीं बन रही है। कौन सी कैबिनेट कमेटी है जिसको इकट्ठा करना मुश्किल है? कौन सी ऐसी, जब इलेक्शन होता है तो उसके लिए सारे फैसले हो जाते हैं। जब हर तब तो ऑपोजिशन का भी है, किसी और का भी इंतजार नहीं किया जाता। यासीन वो मेरा ख्याल है कल से ही असेंबली सेशन में है और रात के भी असेंबली सेशन में है, सुबह के ही असेंबली सेशन में। कोई फायदा हो रहा है असेंबली सेशन में बैठने का? वो किसी के साथ टेलीफोन लाइन पर, टेलीफोन लाइन पर नहीं, लेकिन असेंबली सेशन में इस वक्त उनकी जरूरत है सबको। और वो आके जवाब तो देना कि पॉलिसी बनाई गई है, कुछ देखा गया है, फैसला किया गया कि नहीं किया गया। हम ही नहीं कहते कि सीटें जो हैं वो आसान नहीं होती। हाँ जी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होती है। दोस्तों को बताएं, लोगों को बताएं, लोग सुनना चाहते हैं आपकी। किसानों को बताएं, चले हमें छोड़ के किसानों को बताएं। उन्होंने 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा मार्का मारा और 16 रुपए की रोटी कर दी, 20 रुपए का नान कर दिया जी। आटा जो है वो 22 रुपए तक आ गया है। अब आटे की वैल्यू जो है वो मार्केट में 1900, इसमें कोई शक नहीं है। सब कुछ अवाम के फायदे में इस वक्त तक जा रहा है, मगर किसान को पड़ रही है मार। जैसे ही उन्होंने गंदम छुपानी है, जखीरा करनी है, स्टॉकिस्ट ने जो है गंदम छुपा लेनी है, तो गंदम हो जानी है महंगी, आटा आपका डबल हो जाना है उसी वक्त ही। नहीं तो फिर ये इस चीज का वेट कर रहे हैं कि जो माफियाज है वो आए मैदान में और वो गंदम छुपा ले। स्टॉकिस्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि अगले 3-4 महीनों में फिर हालात तब्दील होने, क्योंकि गंदम और चीनी आपके सामने है। हमेशा से ऐसा होता है कि ज्यादा हो तो तब भी मसला है, कम हो तब भी मसला, ज्यादा हो तो कहते हैं जी ज़र मुबादला बहुत अच्छा आएगा, इसको बाहर भेज देते हैं। अच्छा, कम हो तो जी देखें बाहर वहाँ पे बड़ी सस्ती गंदम मिल रही है, वहाँ से लाकर भेजते हैं। हाँ। अच्छा, वो ना बस इस तरह से घुमाते हैं और पता नहीं कैसे घूम जाते हैं सब लोग, फैसले भी हो जाते हैं, एक-एक साइन भी हो जाता है। समझ नहीं आ रही कि उसका करना क्या है। अब मुझे बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया हुआ है इंक्वायरी का कि जी ये इंपोर्ट करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी। अब वो दौरा सऊदीया भी चले गई हैं, मेरा ख्याल है कल परसों तक वापस भी आ जाएंगे, तो अभी तक ना इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो पा रही कि क्या हो रहा है, क्या। यानी कि तमाम सूरत हाल देखें, एक महकमे है वहाँ पे फेडरल में, इसी से इजाजत देता है, वफाकी वजारत पैदावार जो है उसके ऊपर रिटर्न होती है इमरान, हर चीज रिटर्न होती है। अभी देखें आपके मुल्क में सरप्लस है गंदम, तो मुझे तो लगता है ये गंदम भी जो है वो एक्सपोर्ट करने के चक्कर में पड़ जाएंगे कि बाहर भेजें। अच्छा, पहले इंपोर्ट की है वो भी वाफर मिकदार में। आपको याद होगा एक दफा सरप्लस, हाँ याद होगा एक दफा गंदम जो है मुर्गियों को खिला दी गई थी। अब जो है ना वो सरप्लस हो गई है तो अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप बिलीव करें, पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से देख लें, किसी आप पुराने लोगों से पूछ लें, ज़ईफ़ों से पूछ लें, अखबार पे हमेशा आटा चीनी का ही मसला पड़ा रहा है कि आटा चीनी जो है ये मसला चल रहा है, ये कोई अभी का थोड़ी है। इसी के ऊपर ही मेरा पॉलिटिक्स जो ये है सुन के हम जो है ना वो आधी जिंदगी हमारी गुजर गई। और ये देखें अभी हमें समझ लग गई है कि इनका फार्मूला क्या है। बहुत अच्छा है जी, अवाम बहुत खुश है आपके इस फैसले से, इस्तकबाल करती है जी। बड़ा अच्छा फैसला है, 16 की रोटी 20 का नान बिक रहा है, बड़ा अच्छा फैसला है जी। आपने मार्केट में, ओपन मार्केट में जो 20 किलो आटे का थैला है वो सस्ता कर दिया। ओपन मार्केट में जब गंदम जी 3200, 3000, 2800 रुपए तक आ गई, ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन मार्केट में जो है वो फिर आटे का रेट नहीं निकल सकता, वो ओपन मार्केट में खुला रेट है। तो इसी तरह जो है कोई लाल आटा बेच रहा है, कोई कुछ आटा बेच रहा है, वो एक बात की बात है। कोई 80 ग्राम की रोटी बेच रहा है, कोई 90 ग्राम की बेच रहा है, वो बात की बात है, मगर 16 की रोटी बिक रही है। लेकिन अभी क्या होगा, 30 से ज्यादा कारकुनान जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया। हम ढूंढ रहे हैं बिलाल यासीन साहब को। अच्छा, नहीं मिले हैं? नहीं, वो असेंबली में मौजूद हैं, उन्होंने फोन बंद कर दिए अपने। फोन उनका व्हाट्सएप खुला है, वो
रात की असेंबली में मौजूद है, सुबह भी असेंबली सोए भी में, वहीं नाश्ता पे भी है। वहीं पे ही है वाह, वाह, कि वाह, मैं वाह। इस चीज से किसी तरीके से सर किसानों को पकड़ा जा रहा है वही तो कि कह वो रही हूँ, अपने 30 से नहीं, जायद। वो अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं और और उनको पकड़ा जा उन्हीं रहा के है। ऊपर मुकदमात और किए जा रहे हैं, उन्हीं को जिन्होंने गिरफ्तार फैसले, किया जा रहा है। पॉलिसियां गलत की हुई हैं, वो अपने अपने ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, ठंडे कमरों में, और वो अपने आप को छुपा के बैठे हुए हैं कि किसी को देखिए, कल जवाब न देना पड़े स्पीकर साहब हमें। कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, हुकूमत जल्दी बताए हमें, हम तो इसमें आप भी फैसला तो दें। हुकूमत का हिस्सा आप हैं। हुकूमत का हिस्सा हैं, अपोजिशन अगर हुकूमती अरकान इकट्ठे हो गए हैं तो आप उसी वक्त देखिए, लेजिस्लेशन किसे कहते हैं, आप आपस में बैठे हुए हैं, आप वहीं पे फैसला आप करें। हुकूमत का वेट क्यों कर रहे हैं? आपके पास अथॉरिटी है। Yes. आप देखिए, उधर आप उधर स्पीकर असेंबली हैं, में वहाँ बैठ के, आपके पे पास आपकी, ऑपोजिशन है, आपके पास बात सरकार चल बैठे रही है, हैं, वहाँ आप पे नेगोशिएशन फैसला हो रही करें। है, वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में ये हालात हैं, इतनी गंदम मौजूद है, इसको क्या करना है, कोई आप उधार ही उठा लें। अब ये कहते हैं जी हम बैंक से कोई कर्जा नहीं लेंगे, हम इसको सिफर पे हैं किसी सूरत। अच्छा, मुझे कल जराए ने ये बताया कि इन्होंने इसी तरह किसानों को ना अंदर करना है और इनका ये टारगेट है कि ये 5 से 8 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है सिर्फ खरीदें। अच्छा, हालांकि इनका हदफ 20 लाख मैट्रिक टन का है, मगर इनका ये हदफ है कि ये 8 लाख से ऊपर ना जाएं। अगर ये 8 लाख से ऊपर नहीं जाते तो ये बच जाएंगे महकमा खुराक वाले। अगर ये जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा फंस जाएंगे। मतलब ये तो फिर अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये किसानों को तो नहीं फिर बचा रहे हैं। तो वही होता है ना जो अपने आप को सेव करे, तो ये तो फिर अपने आप को सेव कर रहे हैं। सेव करने, मगर एट द एंड किसान जो है, अच्छा मैं इससे भी आगे जाने लगा, किसान जो है वो फंसा हुआ है। अब मैंने ना कल इसकी ना थोड़ी सी ना रिसर्च की कि इससे पहले क्या हो रहा था। हमने चावल को मैंने देखा तो चावल भी 1989 में ना इसी तरह ही हुआ था। अच्छा। पहले हुकूमत खरीदती थी, फिर हुकूमत ने एकदम ना चावल को ना खरीदना बंद कर दिया। अच्छा। कि कोई नहीं, इसको मार्केट में ओपन कर दे, जो जितना खरीदता है खरीदे। मिलर भी इस तरह, जो ये सारा साल होता नहीं है, कभी गंदम महंगी हो जाती है, कभी आटा सस्ता हो जाता है, कभी आटा गायब हो जाता है, फिर इनको रमज़ान में लगाना पड़ता है, फिर इनको कहीं पे करना पड़ता है। वो ना चावल का भी यही सूरत हाल थी। अब इन्होंने ना इसको 1 साल के लिए ना ओपन मार्केट में छोड़ दिया। काश्तकारों ने, तब के काश्तकारों ने बहुत ज़्यादा बवेला मचाया, मगर वो ऐसा सब बात ठप हो गई और आज चावल आपका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। आपके मुल्क में जो है पैदावार वो वैसी ही है, कोई चावल के बारे में बोलता भी नहीं है। बस एक रूटीन मैटर बन गया कि चावल इतने रुपए का हो गया, 400 का हो गया, 350 रुपये किलो हो गया, ठीक है ना। अभी भी सूरत आटे की भी ऐसी करने लगे हैं। अच्छा। कि इसको गंदम को ये ओपन छोड़ देंगे, लगे। कोई किसान ग्रो करे या ना करे, कोई मतलब इसको उगाए या ना उगाए, वो अपने दर्द नहीं, वो अपनी मिल के साथ रब्ता रखेगा, कितना बारदाना मतलब आया। हुकूमत जो है अपने सर से सारी जिम्मेदारियां उतार के ना फेंकना चाह रही है। आपको ये जराए बता रहे हैं, सरकार अपने आप को ऐसा ऐसा इसमें से बाहर निकालना चाह रही है ताकि ये ओपन हो जाए। देखें जी, आपस की बात है, मुझे बताएं सरकार सब्जी क्यों नहीं खरीदती? इतनी सब्जी महंगी बिकती है, आपको पता है, आपकी गंदम से ज़्यादा सब्जी महंगी बिकती है, आपका फल ज़्यादा महंगा बिकता है, ये क्यों नहीं खरीदती? खरीद कर ये लोगों को सब्सिडाइज रेट्स पर दें। नहीं, वो इसलिए कि सरकार अपने आप को हर काम से बाहर इसलिए निकालती है। गोश्त खरीदे, आपके गोश्त की इतनी बड़ी मार्केट है, मीट की इतनी बड़ी मार्केट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका गोश्त जो है वो आपको पता है, आपका लाहौर में 40% से ज़ायद गोश्त जो है वो पानी मिला होता है। अच्छा। आपकी मुर्गी जो है वो खालिस्तान आपको मुर्गी नहीं खिलाई जाती, वो बड़े मसाइल हैं इसमें, मगर ये टेक्निकलिटीज़ में आ जाता है। मगर मौजूदा सूरत हाल में ये सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको जो है वो उसमें इसके साथ लेवल पर लाना पड़ेगा, नहीं तो वही बात आ जाती है कि जो इस वक्त खुराक का महकमा जो है वो अपनी सरदर्द लेकर बैठा हुआ है कि पॉलिसी किस तरह से लेकर चलें। पॉलिसी इसको तो वो बना ही नहीं रहे, नाकाम हो गए हैं हुकूमत जो है वो पॉलिसी बनाने के हवाले से कि किस तरह किसान को जो है उन्होंने रिलीफ देना है, सब्सिडी देनी है, समझ नहीं आ रही है। और जब किसान सड़कों पर निकले हैं, एहतजाज उन्होंने किए जो कि उनका बुनियादी हक भी है, और अब उन्हीं के ऊपर मुकदमात किए जा रहे हैं और उन्हीं को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल क्या रही, कल की सूरत हाल क्या रही? क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा आके किसान जो कारकुनान है उनसे मिला, कोई मुतालिबात करने की कोशिश की या नहीं की? इस पर भी थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं। खालिद हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, चेयरमैन है किसान एसोसिएशन के। खालिद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। खालिद साहब बताइएगा क्या सूरत हाल रही कल की? गिरफ्तारियां भी होगी, मुकदमात भी होंगे, लेकिन क्या हुकूमती कोई नुमाइंदा आया आप लोगों के पास? किसी ने बातचीत करने की कोशिश की, मुतालिबात सुनने की कोशिश की? जी बहुत शुक्रिया जी। कल हमने 3 बजे दाता साहब दरबार, क्योंकि हमारी कल रात से हमारे खिलाफ क्रैकडाउन था, पूरे पंजाब से हमें गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन अभी बड़ी मुश्किल से हम जो है ना रात हम
कोई रात को कोई दिन को हम दाता साहब पहुंचे, वहां से हम पैदल माल की तरफ पंजाब असम्बली की तरफ जब निकले, जब क़यादत मैं ही कर रहा था, GPO चौक पे जब हम पहुंचे, आप यकीन करें इतना तशद्दुद जो पुलिस ने किया है कल, मैं हैरान था। इतना, हमारी लेडीज थी, हमारी एक बहन आयशा थी, वो जख्मी हो गई, बच्चे थे, 250-300 आदमियों को लाठीचार्ज करके गिरफ्तार कर लिया। सारी रात हम लॉकअप में फिरते रहे, हमें पता नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से कोई किला दरदार सिंह थाने में थे, कोई किस थाने में थे, बड़ी मुश्किल रात 1 बजे तक रसाई हासिल की, उनको खाना दिया। कुछ लोग जो जख्मी थे वो बहुत ज्यादा, उनकी कंडीशन जब खराब हुई तो इंतजाम ने हमारे साथ रात को CCOP ने 1 बजे राब्ता किया कि हम आपके लोगों को छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। अच्छा। जिसकी वजह से गवर्नमेंट को डर था कि कोई ऐसा कोई डेथ ना हो जाए, जिसकी वजह से कोई मुज़ाकरात नहीं। 250 लोगों में से 200 लोग जो लाहौर में गिरफ्तार थे उनको छोड़ा है, लेकिन बहुत जुल्म किया, इतनी लाठीचार्ज की। मैं उस्मा बुखारी साहबा से कहता हूं कि उस्मा बुखारी साहबा, आपने कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम देख लेंगे आपको, हम तो पैदल परअमन एहतजाज कर रहे थे। क्या कि हमारा राइट नहीं है? गंदम हमारी 3900 की जो आपने खुद डिसाइड किया था कि हम खरीदेंगे, वो आज 2200-2600 में खरीद रहा है मिडिल मैन और फरोर मिल वाला। और वो ही आगे मेरे शहर के लोगों को आटा जो है वो 4000 के हिसाब से आगे देना चाहता है। कितना जुल्म है, किसान को भी मार दिया और जो मेरा गरीब आटा खरीदने वाला है उसको मार रहे हैं। तो हमारे साथ हो गया है जो जुल्म हुआ। अभी हम पहुंचे सुबह से अपने बंदे, अभी भी हमारे जो बंदे जेल चले गए थे। आपके तमाम तर जितने भी लोग हैं उनको छोड़ दिया गया है या अभी भी लोग जो है गिरफ्तार हैं? और कितने लोग गिरफ्तार हैं? कुछ लोग कल इन्होंने जेल में भेज दिए थे। अच्छा। जेल वाले लोग अभी तक नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि होम सेक्रेटरी साहब आपको लेटर देंगे तब हम जेल से रिलीज करेंगे। DC साहब सोए हुए हैं, जब तक वो उठेंगे नहीं। हमारे जो जेलों में बंद हुए रात लोग, अच्छा। जो थानों में से वो हो गए थे कुछ लोग, और कुछ जेलों में इन्होंने भेज दिए थे, वो अभी तक जेलों में बंद है। मैं जी इमरान खालिद साहब इमरान बोल रहा हूँ, क्या हाल आपका? आप ठीक हैं? जी ठीक है। देखिए खालिद साहब, हम तो आपकी आवाज़ उठाए हुए हैं और ज़ाहिर बात है किसान जो है उसके लिए, उसके साथ ही वो धरती माँ का सीना चीर कर जो है वो गंदम को उगाता है और पूरा साल इसके ऊपर मेहनत करता है। क्या आपको पहले से नहीं पता था कि हुकूमत ने ये करना है? क्योंकि आप तो चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के, तो आपने तो किसानों को जो है बाकायदा तौर पर बताना होता है कि हुकूमत हमारे साथ किस तरह से चल रही है, आगे आने वाले 2 माह में हमारे साथ किस तरह से चलेगी। आप एक जो 3900 का फिगर है वो तो आपको मिल गया, मगर इसके लिए तो आपको पहले से तैयार होना पड़ता है कि हमने किस तरह से चलना है। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। देखिए जी, हमारे साथ तो गवर्नमेंट ने 20 को उन्होंने ऐलान किया था कि 20 तारीख से आपसे गंदम खरीदेंगे। पिछले साल गंदम अगर हमने 4000 रेट था, खाद 3500 की थी, DAP 9000 की थी और डीजल यूनिट सस्ता था। इस साल वही चीज मैंने डबल में खरीदी है, फिर भी गवर्नमेंट ने 3900 रुपए रेट रखा। हमने कहा जी चलो हम तो मजबूर हैं। हम कैसा मजबूर किसान है कि 2 फसलों का रेट जो है ना वो गवर्नमेंट रखती है, गन्ने का और एक हमारे जो है ना गंदम का। अब इन्होंने 3900 रुपए रेट रखा। 20 तारीख को इन्होंने खरीदारी शुरू करनी थी। 20 इन्होंने एक ऐप बताया जिसमें हाली साहब मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपको पता नहीं था कि इंपोर्ट की इजाजत दे दी गई है? इतनी ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो किसानों से गंदम कैसे खरीदेंगे बाद में? ये देखिए जी, हमने तो शोर पहले दिन से कर रहे हैं, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। जनवरी से ज्यादा जब इंपोर्ट किया गया था तब खालिद साहब तब क्यों नहीं आवाज उठाई? तब ये किसानों को बाहर आना चाहिए था कि हमारी फसल का क्या बनेगा। नहीं तो सर, आप एक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप हेड कर रहे हैं, आप मिडिल मैन हैं एक किसान के और हुकूमती ओहदेदारान के दरमियान। जी मैंने इस्लामाबाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 महीने पहले जाके कि खुदा का रहम करो, मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जो आप बाहर से गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी गंदम जनवरी के एंड में, फरवरी में सिंध की आ जाती है, फरवरी के एंड में जनूबी पंजाब की आ जाती है। आप ये जुल्म बंद करें। लेकिन हम तो देखो एक तंजीम के हेड है, हम तो कोई पावर नहीं, हम तो आवाज ही उठा सकते हैं ना। अभी तो हमें आवाज उठाने पे भी इतनी सजा दी जाती है। हमें अब इतना कल मारा गया है कि आप तो सब, मैं कहता हूं कि ऐसा लगता था ये मेरा मुल्क ही नहीं है। एक डीपीओ एक इस बुजुर्ग बाबे पे ऐसे लाठियां मारा था। डीपीओ, मैं सफाई की बात नहीं कर रहा, SSP लेवल के लोग।
तो आगे का क्या लायामल आप लोगों ने अपनाया है? अभी देखिए जी, अभी तक तो हमारे बंदे कोई जख्मी थे, कोई बुजुर्ग थे, कोई फैमिलियां थी, वो हमें अभी रात रिलीज कर रही है। अभी जेल के सामने बैठे हैं। इधर से जितने लोग हमारे निकलते हैं उसके बाद हम सारे लोगों से राब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आगे का लायामल देंगे। खालिद साहब ये बताइएगा कि वज़ीर खुराक तो कहते हैं मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ, तो क्या वो आपके साथ बैठे हुए हैं जेल के बाहर आपके लोगों को छुड़ाने के लिए? हुकूमती मेंबरान कोई बैठे हुए हैं, कोई अपोजिशन के लोग बैठे हुए हैं? इमरान भाई, हलफ उठा के कह सकता हूँ कि आज तक बिलाल यासीन से कभी फोन पे भी बात नहीं हुई। बस ये जरूर कालें आ रही हैं कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, हम आपको बंद कर लेंगे। हमारी कोई किसान तंजीमें हैं, हम उनके साथ हैं। हमारी तो किसान की तंजीमें 2 थी, 3 थी, तीनों ने ऐलान किया हुआ था। अब पता नहीं कौन सी किसान की तंजीम है जो। तो खालिद साहब कब तक ये एहतजाज आप जारी रखने वाले हैं? जी अभी इंशाल्लाह जैसे हमारे लोग बाहर आ जाते हैं, फिर हम बकायदा सारे डिस्ट्रिक्ट को तहसील लेवल पे हम अपनी एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जो डंडे मार लिए, अब हमने सब्र का पैमाना हमारे से लबरेज हो गया। इंशाल्लाह डंडे नहीं खाएंगे, ठीक है जी, ताकत के साथ जवाब देंगे, लेकिन परमन रह के। ठीक है, परमन रह के। ठीक है जी खालिद, वैसे आपस की बात है, खालिद साहब परमन रह के जवाब नहीं दिया जाता। चलो जी खालिद हुसैन साहब, मैं आपको बताऊं, बहुत शुक्रिया। रेलवे ट्रैक के आगे खबर। बहुत शुक्रिया जी, खालिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे कि किसानों के हवाले से जो मसला इस वक्त हॉट इशू बना हुआ है, उस मसले का हल ज़रूर निकाला जाए और उनको रिलीफ ज़रूर पहुँचाया जाए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं और मौसम के साथ साथ कुछ सेहत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। यूजुअली तो गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन कल बारिश भी हुई है और बारिशों की वजह से हल्की हल्की खुनकी महसूस की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो मौसम में गर्मा के फलों में जनाब जितने भी फल हैं वो इस वक्त हम मार्केट में नज़र आ रहे हैं और सबसे पहले जो नज़र आता है वो हमें तरबूज नज़र आता है। तो अगर तरबूज की बात की जाए तो ये फल ना हम सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट फल होता है। लोग गर्मियों के मौसम में ठंडा करके तरबूज खाना पसंद करते हैं और ये फल ना सिर्फ जायके में बहुत मज़े का होता है बल्कि इसे खाने से सेहत को भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। तरबूज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके इस्तेमाल से कहा जाता है कि हमारा हाजमा भी बेहतर होता है। खैर ये सब तो तभी होगा जब आप लाल तरबूज ढूंढने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि तरबूज के ढेर से एक मज़ेदार और लाल तरबूज ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज के हम इस सेगमेंट में जानेंगे कि जनाब तरबूज की अफादियत वो भी यमुना से ही जानेंगे और उन्हें तरबूज पसंद है या नहीं पसंद है वो भी उनसे पूछेंगे, और कभी उन्होंने तरबूज ख़रीदा और इत्तेफाक से वो लाल या मीठा ना निकले तो फिर वो क्या करती हैं, उनके पास क्या टोटका है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ यमुना चट्टा मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। यमुना आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं भी खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आफ्टर लॉन्ग टाइम। यमुना लॉन्ग टाइम। तो यमुना आपको पसंद है तरबूज? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो सारे सीजनल फ्रूट्स का जितना मैं फ़ायदा उठा सकूँ मैं उठाती हूँ। हाँ जी। तो क्या मतलब जिस तरह मैंने बात की कि इत्तेफाकन कभी आपने खरीदारी की है तरबूज की? जाके खरीदा मैंने कभी नहीं, एक आध दफा इत्तेफाक हुआ है। खरीदा कभी नहीं, एक आध दफा इत्तेफाक हुआ है और उसमें लाल ही निकला है। लाल ही निकला है। मेरे ख्याल जब पीक सीजन आता है ना तो तब लाल ही आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, राजन लाल ही मिलता है। पर मुझे वो टेक्निक नहीं पता बिल्कुल कि वो किस तरह देखते हैं कि ये लाल है, ये इसके अंदर थोड़ा सा जाले वाला है, ये ऐसा कुछ होता है। मतलब बड़े लोग ना एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो ना सिर्फ देखकर ही बता देते हैं उसकी शक्ल को। तो कभी भी इत्तेफाक बचपन में भी नहीं हुआ कि ढेर में से जाके पेरेंट्स के साथ वहां से निकाल? बिल्कुल ही नहीं हुआ। बड़े होके इत्तेफाक हुआ कि एक आध दफा जाना हुआ तो देखा कि अच्छा, पर वो बस तुक्के से ही पकड़ा गया। वो पीक सीजन जब आते हैं तब वो अमूमन ज्यादा अच्छे चल रहे होते हैं। जब ऑफ होने लगता है या बिल्कुल स्टार्ट सीजन का होता है तब वो मसले होते हैं, एक अच्छा आ रहा है या फ्लेवर नहीं है उसका, जाले वाला है। तो इसका कोई हल है वैसे आपके पास एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कि अगर आपके पास कच्चा आ गया या इतना ज़्यादा वो मीठा नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, या आप क्या करती हैं घर में? कुछ भी नहीं करते, दुआ घर से दुआ मांग के जाए। ये दुआ तरबूज का मीठा निकलना दुआ पे होता है, घर दुआ मांग के जाए कि अल्लाह ताला अच्छा मिल जाए और बस जाके ले जाए। वो कुछ लोग होते हैं ना उसमें चीनी डाल देते हैं कि जी चलो मीठा नहीं, ऊपर चीनी डाल दो वो मीठा हो जाएगा। बस हमारे यहाँ हर चीज़ पे चीनी डालते हैं। चीनी और नमक, हर चीज़ में चीनी
हैं, नमक डालते हैं और उसी से हमारे आधे सेहत के मसले हुए हैं। सेहत के मसले होते हैं। चले, तरबूज में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ऐसी जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है? सबसे पहले तो तरबूज के बारे में बेचारे को पता नहीं इतना मिसकंसेप्शन क्यों है इसके बारे में, चूंकि शायद फ्लेवर में मीठा होता है तो इसको कहा जाता है डायबिटीज़ वाले ना लें, डाइटिंग वाले ना लें, फलाना लो तो फलाना ना लो। इस बेचारे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ में यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, सर्विंग साइज़। जिस तरह मैं हमेशा हर चीज़ पे ना सर्विंग साइज़ पे ही बात करती हूँ कि अल्लाह ने हर चीज़ अच्छी बनाई थी, हमें खाने का तरीका और क्वांटिटी समझ नहीं आती, उस वजह से वही चीज़ जिसने फ़ायदा देना है वो उल्टा नुकसान देना शुरू कर देती है। तो तरबूज की अगर बात करें तो इसका सर्विंग साइज़ जो बनता है मैं ग्राम में बता देती हूँ, मैं कप में ही बता देती हूँ, ताकि इसके पास अगर मेजरिंग स्केल है, वैसे मैं एक ज़रूर मशवरा दूंगी, मेजरिंग स्केल ना 800-900 का मिल जाता है, वो छोटू सा जो होता है जो किचन में आता है, सफ़ेद रंग का होता है, उसके ऊपर आप चीज़ रख के ना आराम से वजन कर सकते हो। ये आदत अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए ना पहली आदत जो है ना वो चीज़ों को वजन करना सीखें, उससे आपको कैलोरीज का बड़ा समझ आनी शुरू हो जाएगी। अगर तरबूज की बात करें तो 150 ग्राम तरबूज की होती हैं तकरीबन 50 कैलोरीज, ठीक है, तो बहुत कम है। आपका दिन का जो एक फल है ना वो अंदाज़न अराउंड जो फल होते हैं ना उनकी 100 से 150 तक कैलोरीज होती हैं, और दिन में आप 150 कैलोरीज तक फल आराम से खा सकते हो। अगर आप वेट मेंटेन भी कर रहे हो, इवन लूज भी कर रहे हो तो इसमें आप 3 कप तरबूज जो है वो खा सकते हैं। और जो कि अंदाज़न इतने साइज का बोल बनेगा, बोल और वो अच्छा सफिशिएंट बोल होता है, अच्छे साइज का सफिशिएंट बोल बन जाएगा आपका, और कैलोरीज इसकी 50 और वो दिन में 3 खा सकते हैं। नहीं, आप 3 कप खा सकते हैं एक दफा एक सिटिंग में बैठ के 3 कप, क्योंकि वो अगर 1 कप लेंगे ना तो बहुत थोड़ा सा बनेगा, उसमें चंद टुकड़े ही आएंगे। 3 कप इकट्ठे करके इक्वल्स 150 कैलोरीज, और 150 इंटू 3 आप कर ले इतने ग्राम में बनेगा, ठीक है। इतनी सी बात है, आपने सिंपल मेजर करके खाना है तो कोई इशू नहीं होगा। यस, ये आपने चीज़ ज़रूर याद रखनी है, अगर आप डायबिटिक है तो फिर अगर आप देखिए पहले रोटी खाई, फिर आपने सालन खाया, फिर आपने उसके साथ की मशरूब भी ले रहे हैं, साथ तरबूज खा रहे हैं भी खाना है, वो फिर आप वही वाली बात, आप अपने कैलोरीज को और अपने शुगर कंटेंट को खराब कर बैठोगे। तो इसलिए आपने कोशिश करें फ्रूट को ना अलग से खा लिया करें। मैं ये रिकमेंडेशन इसलिए जनरल दे रही हूँ कि हमारे यहाँ हर तीसरे इंसान का वजन का प्रॉब्लम है, और हर चौथे को डायबिटीज होने वाली है, या हो गई है, या हो गई थी अब खत्म हुई है, दोबारा चढ़ने का खतरा होता है, मतलब किसी ना किसी तरह का मसला चल रहा होता है हमें, वजन रिलेटेड या इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड या डायबिटीज़ रिलेटेड। तो इसलिए फिर रिकमेंडेशन में, चूँकि सारी पॉपुलेशन हमारी मैक्सिमम यही है, तो फिर मैं रिकमेंडेशन ये ज़रूर दूंगी, इसे खाने के साथ पेयर करने के बजाय इसे किसी अलग अपने टाइम पे खाएं। जैसे दिन में 3 खाने और 1 स्नैक, तो 1 स्नैक ना आपका फिर फल हो जाए, ठीक है। दिन के 3 खाने, सुबह दोपहर शाम 3 खाने, और स्नैक में स्नैकिंग टाइम में आपने फल ले लें। और मौसमी फलों का जरूर फायदा उठाया करें। तरबूज का हाई जो है वो वाटर कंटेंट है, फाइबर उसमें अच्छा है, वो बहुत ही अफादियत देता है, आपका पेट के मसाइल के लिए बहुत अच्छा है। पर अच्छा, बल्कि पेट मसाइल की अगर बात करें तो अक्सर मैंने 2-3 दिन पहले ना इंस्टाग्राम पे एक वीडियो सी बनाई है तरबूज के मुतालिक कि भाई अब ना मौसम, ये डाइटिशियंस के लिए मौसम आ गया कि अब अगले 4 महीने हमें ये समझाते लग जाने हैं कि तरबूज खाने के बाद पानी पीने से हैजा नहीं होता। मतलब हमारे यहाँ पे तो बड़ा है कि इसके ऊपर फर्म बिलीव है रीजन कि तरबूज खाने के बाद आपने कोई पानी नहीं पीना। इवन दो कि मैं अपनी बात बता रही हूँ कि हमारे घर में भी होता है, तो मेरे से पूछ रहे थे कि तरबूज मैंने खा लिया, पानी पी लूं? मैंने कहा नहीं, 1 घंटे बाद पानी पीना, हैजा हो जाएगा। मतलब हमारे दिमागों में इतना वो बैठा हुआ है। हैजा जो है ना, इसके 2 या जो मैदे का मसला, किसी भी तरह का मैदे का मसला तरबूज खाने के बाद होना, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये जब तरबूज हम लेने जाते हैं ना तो अक्सर हमें पता नहीं चलता, उन्होंने पहले काट के रखा होता है थोड़ा सा पीस, उस पर चूंकि वो वाटर कंटेंट है उसका ज़्यादा, आपने वैसे ही वाटर कंटेंट को भी आप छोड़ें, आपने फ्रेश फ्रूट को अगर काट के रख दिया ना, कुछ टाइम बाद उसमें जरासीम बनने का एक चांस बहुत बढ़ जाता है। हो सकता है अब तरबूज खुला बड़ा पड़ा होता है फ्रिज में, हम क्या करते हैं, हम खोलते हैं, काटते हैं, नंगा बेचारा नंगा ऐसे पड़ा होता है फ्रिज में, ठीक है, फ्रिज खोलो तो तरबूज का मुंह पहले आपको देखना होता है नंगा पड़ा हुआ फ्रिज के अंदर। सो उसको रैप कर दें, या कोशिश करें लाएं, काटें और खाएं, और फौरन लंबा ना रखें इसको, क्योंकि उसमें जरासीम पैदा होने का बहुत खदशा होता है, उसकी वजह से पेट के मसाइल होते हैं। दूसरा रीज़न, अब मैं आपको मेडिकल रीज़न बताती हूँ, बहुत सी रिसर्चेस कहती हैं ये जिस कैटेगरी ऑफ फ्रूट से ताल्लुक़ रखता है ना, इसमें आपने बताया ना फाइबर हाई है, इसे कहते हैं हाई फोर्ड मैप डाइट की कैटेगरी में आता है। अगर इसको और उर्दू में कर दूँ मैं, तो इसमें ये होता है कि आपके कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो या तो मैदे में ज़्यादा देर स्टे करते हैं, ठीक है, हाजमा उनका स्लो होता है, या ये
हजम हुए बगैर सीधे आपको स्टूल में पास कर जाते हैं, पखाने में निकल आते हैं। अब जब ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं ना, और ये उसकी भी हायर कैटेगरी में आता है, अब जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं समटाइम्स जिन लोगों को मैदे के मसले होते हैं ना, अब मैदे का मसला भी डायबिटीज वगैरह के बाद ना मैदे के मसले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, तीसरे को कोई ना कोई मसला है। सो मैदे के मसले वाले इंसान का ये जो इशू है ना, अगर तेज़ाबियत का मसला है या IBS का इशू है, ये ट्रिगर हो जाता है तरबूज खाने के बाद। उसको गड़बड़ हम ये करते हैं, हम कनेक्ट कर देते तरबूज खाया तो पानी और उसके बाद पानी पिया, इसके बाद पेट खराब हो गया। उसका जो मीठा वो जो फ्लेवर्स होता है उसके बाद एक आध घूंट पानी अक्सर लोग पीते हैं, उसका फ्लेवर जरा बैलेंस करने के लिए। सो वो पानी को हम फौरन कनेक्ट कर लेते हैं। तरबूज के बाद पानी पिया था ना, इसलिए मैदे में वो तेज़ाबियत हो रही है, जलन हो रही है, या बदहज़मी का एहसास हो रहा है, वो ब्लोटिंग वगैरह हो रही है, या डायरिया हो गया, या पेट अगर खराब हो गया, उसको हम कर देते हैं कनेक्ट इससे कि उसके आसपास कहीं पानी पिया तो मसला हो गया। हालांकि सिर्फ आपने करना ये है क्वांटिटी ध्यान में रखनी है, क्योंकि तरबूज का भी ये मसला है, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स का बगैर सर्विंग साइज के बस खाए जाते हैं ना, तो उसकी तरबूज का भी यही मसला। तरबूज आप खाते हो, आप क्वांटिटी नहीं देख रहे होते। तो अगर आपको मैदे का मसला है तो आपने क्वांटिटी थोड़ी सी ना ध्यान से लेनी है, कि इतनी लेनी है कि आपको हाजमे के मसले की तरफ ना ले जाए वो, क्योंकि आम इंसान जो है, बल्कि रिसर्च ये भी कहती हैं कि तरबूज अगर आपने क्वांटिटी के बगैर अगर खाया, ध्यान ना रखा, बस खाते गए खाना भी रज के खाया, उस पर तरबूज डाली जा रहा है मैदे के अंदर, तो ऐसे इंसान को अगर मैदे का मसला नहीं भी है ना, वो भी हो जाएगा, भी इश्यूज होने, उसको भी तेजाबियत होना या ब्लोटिंग होना, पेट का फूलना, ऐसा मसला हो सकता है। अगर मैदे के मसले का मरीज वो नहीं भी है तो वो जो है उसको तो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो उस टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए एक आम इंसान को भी हो सकता है, तो जिसको है तो उसका तो ट्रिगर हो सकता है। इसलिए कोशिश करें 1 सर्विंग साइज ध्यान रखें। पानी बेचारा कुछ नहीं कहता, तरबूज को नंगा फ्रिज में रखें, उसमें जरासीम पैदा होने का खदशा होता है। ये है कि उसको कवर करके जो है ना, उसको एटलीस्ट आप जरूर रखें, और बेहतर यही है कि लेकर आए तो सारे मिलकर खा लें उसको, इतना ज्यादा रखें ही ना। फल के बारे में हमेशा यही बात है कि फल को उसकी फ्रेश फॉर्म में खा लेना चाहिए, कर लेना या उसको फ्रीज कर दें तो अपने न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व कर लेगा वो, या तो जैसे स्ट्रॉबेरीज वगैरह हम फ्रीज करते हैं ना, ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है, फ्रूट फ्रीज कर दिया तो उसके बाद वो खराब हो जाए वगैरह वगैरह। देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज आपने फ्रीज कर दी है ना, 0 पे जरासीम नहीं बनता, एक सिंपल सी बात है। उसको डीफ्रोस्ट करेंगे, फिर दोबारा से जमाया, वो वाली चीज नहीं करनी होती। और अगर लोड शेडिंग है, आपको लग रहा है आपका फ्रिज या फ्रीजर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा, तो आपका जो है प्रॉब्लम कर सकता है, और वो जरासीम की अफजाइश हो सकती है। वरना अगर चीज़ काटी है फ्रेश कंज्यूम कर लें, नहीं तो उसको 0 डिग्री पे आपने कंप्लीट फ्रीजर जो होता है फ्रीजर में फ्रीज कर लेंगे तो जरासीम नहीं बनेगा। जरासीम नहीं बनेगी। चीज आए, तरबूज है, कोई भी फ्रूट है, आए काटे और खाएं बस, बात। हाँ, ये ज़्यादा बना रखें। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि इसको एज अ स्नैक यूज़ करना चाहिए, इसको एज अ मील भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सुबह इसका नाश्ता भी कर रहे होते हैं। यूज़ कर सकते हैं। उसमें फिर ये होता है कि लेट से आप नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ते में ना हमेशा अपने न्यूट्रिएंट्स, हमारे अगर मेन न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए होते तो खैर बहुत ज़्यादा है। 2 कैटेगरीज होते हैं, एक हम कहते हैं मैक्रो, एक को कहते हैं माइक्रो। माइक्रो वाले तो बहुत सारे होते हैं, वो तो खैर एज अ लेमैन आप इतना वो देख ही नहीं पाएंगे, सेलेनियम किसमें, तो जिंक किसमें नहीं है, तो फलाना किसमें। मेन हमें पता था प्रोटीन, कार्ब और फैट का। मैं ये एजुकेट करती हूँ, एटलीस्ट इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो आपका जो मील है ना, सिर्फ प्रोटीन, कार्ब और फैट तीनों चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी अमाउंट में होना, तो उसको जरा हम बैलेंस मील कहते हैं। सो नाश्ते की अगर बात करें, अगर आप सिंपल तरबूज खा के चले जाएंगे तो ये थोड़ी देर बाद आपको भूख लगा देगा। तो फिर उस वक्त आपका एक खाने से दूसरे खाने में 4 घंटे गैप की बॉडी को आदत होनी चाहिए। सो आपको बीच में भूख लगेगी, और फिर वो एक हाईली लाइकली कि आप उठा के कोई चीज़, बिस्किट खा लें, कोई चीज़ खा लें, फिर इसी तरह से हम मोटापे का शिकार होते हैं इन्हीं हैबिट्स की वजह से। सो अगर आपने तरबूज खाना है नाश्ते में तो उसके साथ कोशिश करें कोई आसान चीज़, एक अंडा ले लें। पहले अंडा ले लिया, पहले एग खा लिया, सही एग से आपको प्रोटीन और फैट मिल गया थोड़ा सा, बाद में आप 5 मिनट गैप से आप वाटरमेलन खा लें, अब आपको फैट भी मिल गया, थोड़ा सा प्रोटीन मिल गया और एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मिल गया। अब ये आपके 4 घंटे आराम से गुजार देगा। खाली खा के चले जाएंगे तो आपको मेरा ख्याल है 2 घंटे बाद दोबारा भूख का एहसास होना शुरू हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसका फिर वो मसला उल्टा ये हो जाएगा कि आप ज्यादा फिर खाना शुरू कर देंगे, या वो तरबूज अगले दिन आप ज्यादा खा लोगे, या फिर आप उस टाइम के बीच कुछ खा लोगे, वो फिर ज्यादा आपका क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी कैलोरीज की। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि जिन्होंने डाइटिंग करनी है वो सिर्फ फिर तरबूज ही खा रहे होते हैं ना, आजकल तरबूज वाली भी डाइटिंग चल रही है, कैटेगरीज ऑफ डाइट निकलती है, तो ये क्या खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए? देखें, मैं तो बहुत खिलाफ हूँ इस चीज़ के।
मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ, मेरे पास अक्सर आता है पेशेंट आता है और वो कोई ऐसी डाइट पढ़ के आता है, उसको ट्रेंडिंग डाइट्स कहते हैं ना, ट्रेंडिंग ऑडियोज चल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा चल रही हैं आजकल। इवन दो कि यमुना जो अच्छी खासी जो न्यूट्रिशंस हैं वो भी सोशल मीडिया पे ये बोल रही है कि जी आप 15 दिन में, आप 20 दिन में 15 किलो 10 किलो वजन अपना कम कर देंगे, आपने ये चीजें खानी है। देखें, इसमें मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगी कि ना, देखें जब डाइट जो होती है ना, अल्लाह ने हमारे लिए सारी चीज़ें खाने के लिए बनाई हैं, उनका तरीक़ाकार समझें और इन चक्रों से निकलेंगी। टेम्परेरी डाइट्स आपकी बॉडी पे थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी इफेक्ट ही करेंगी। लेट्स से अगर आप लूज़ कर भी लेते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट ही होगा, वापस गेन ऐसे होगा कि आप भी परेशान हो जाएंगे। और पहली बात ये, कोई भी डाइट की टाइप या कोई डाइटिशियन अगर क्लेम करें ना ये चीज़ कि मैं आपका महीने में कोई 7-8 kg गिरा दूँगी, दैट्स इम्पॉसिबल। और अगर किसी तरह से हो भी रहा है, मैंने आज तक होते नहीं देखा अपने इतने साल करियर में, मैंने आज तक होते नहीं देखा। सो अगर आप वो क्लेम कर रहे हैं, गलत क्लेम कर रहे हैं, दूसरा ये पॉसिबल नहीं है, मैंने आज तक होते नहीं देखा। कोई अननेचुरल तरीका ज़रूर होगा उसमें इन्वॉल्व, और ऐसी टेम्परेरी डाइट्स का टेम्परेरी रिजल्ट होता है, वापस भी आ जाएगा और आपकी बॉडी को उल्टा किसी नुकसान में डालेगा। देखें, आपका जो वेट है वो स्लोली गेन होता है, तो लूज होने के लिए भी कुछ तो टाइम दिया करें बॉडी को। ये गलत थिंकिंग है। अगर आप वेट लॉस करने की जर्नी में इस थिंकिंग से जा रहे हैं कि मैं बस महीने में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए मेरी, तो देखिए आपका वेट गेन भी कितना अरसे से हम कितना ख़राब खा रहे होते हैं, पर गेन करने का भी बॉडी का एक तरीकाकार है, स्लोली स्टेडीली गेन होता है। तो लूज़ भी देखें ऐसा ही होता है, पर लूज़ बल्कि मैं कहती हूँ थोड़ा जल्दी होता है। आप अच्छा लूज़ करना चाहो तो मतलब बुक्स के मुताबिक हम कहते हैं कि अच्छा लूज़ है 4 से 5 kg इन अ मंथ और बस, ठीक है। तो इतना आप कर रहे हो तो दैट्स सफिशिएंट। आपको सिर्फ 4 से 6 महीने चाहिए एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बंदा बदल जाता है, शक्ल एक से दूसरी बदल जाती है। मेरे पास पेशेंट्स होते हैं ना, तो कभी कभार मैं भी देख रही होती हूँ कि बिफोर आफ्टर पिक्चर दिखाया कि अच्छा अब ये थे, खुद भी भूल जाता है ना इतना पेशेंट देख के। वो लिटरली वो लग रहा होता है कि माँ और ये बहन है, इतना फर्क आ रहा होता है। सो पर उसके लिए क्या करना होता है, स्लोली एंड स्टेडली, ताकि रिजल्ट आपके परमानेंट रहे। टेम्परेरी डाइट्स, जूस फास्टिंग आ गई, जूस फास्टिंग का टाइम आ गया ना असल में, मैं बताती हूँ क्या टाइम है। डाइटिशियन इस टाइम पे जो गलत किस्म की वीडियोस बना रही होती हैं, क्या करेंगे जूस फास्टिंग, क्योंकि ये वाले जूसेस जो होते हैं ना पीना पसंद भी होता है लोगों को और बड़ा रेडिली अवेलेबल ये फ्रूट्स हैं, और इनका एक सीजन है, गर्मियों का सीजन ना, बड़ा मजे के फ्रूट्स का आता है, जूसेस से बहुत बन रहे होते हैं। तो भी पूरा दिन जूस पीते रहे और आपका वेट लूज हो जाएगा। और उसके बाद सर्दियों में फिर निकलती होती है सूप्स वाली डाइट कि पूरा दिन फलाना सूप, कैबेज सूप, चिकन का सूप, यखनिया, तो ये वो। आप अपनी ही डाइट को बैलेंस्ड करके खाएं, का प्रोटीन फैट का तीनों का ध्यान रखें। एक और चीज़ मैं कहती होती हूँ कि अगर आपने वेट लूज कर लिया ऐसी डाइट्स करके, जाहिर बात है आपके न्यूट्रिएंट्स बैलेंस नहीं हो रहे। आप पूरा दिन फ्रूट्स ही खा जा रहे हैं, तो एक छोटा सा वाला आयरन कहाँ से आ रहा है, कहीं से भी नहीं आ रहा। उसके बाद आपको अगर मेरे बाल गिर के, नाखून खराब हो गए, स्किन का मतलब रंगत और रौनक खत्म होगी, तो वो तो भाई होगी, क्योंकि आप बैलेंस नहीं ले रहे थे। बैलेंस्ड मील लें, जूस फास्टिंग, टेम्परेरी और ट्रेंडिंग डाइट से प्लीज बाहर निकलें। इससे निकल आए, ये बहुत पुरानी होगी, और जो भी आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा होता है ना, वैसा नहीं होता है। उसके ऊपर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ जो नजर आ रही होती है वैसी नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल आपने खुद रखना है, बस इत्तेदाल में रहकर खाएं, बैलेंस डाइट लें, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यमुना हमारे साथ मौजूद थी। यमुना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप आई। और इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।